So how do you approach a patient with dandruff? अगर उनका स्कैल्प ड्राई है तो भी वो डैंड्रफ ही कहलाएगा. Why do you think men are reluctant to do skincare? Okay, there's a common misconception about masturbation and acne. Where has it come from? So, what do you have to say about blackheads on the nose? How do we differentiate between that and other conditions which look like? Blackheads is a very generic term, right? जब हम लोग किसी चीज़ को blackhead बोलते हैं, we are assuming that somebody is talking about open comedones. So, how can we make skincare more masculine? किसी फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत आसान होता है, बट प्रिवेंशन एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड टू अदर्स इज मोर इम्पोर्टेंट. Do men age better? हाय, आज हमारे पॉडकास्ट में है डॉक्टर अग्नि. ही इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन मुंबई. उनके साथ हमने मेन स्किन केयर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है. तो इन दिस पॉडकास्ट यू विल लर्न कि कैसे एक सिंपल स्किन केयर रूटीन बनाया जा सकता है. उसके साथ साथ मेन में जो भी परेशानी होती है, जो यू रेगुलरली फेस, उसको भी हमने एड्रेस किया है. दिस इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट. आई एम श्योर यूल एंजॉय इट. हाय डॉक्टर अग्नि, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट. थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम. सो बेसिकली मैं चाहती थी कि एक थोड़ा मेल सेंट्रिक हम एक पॉडकास्ट करें जहाँ पे हम मेन की स्किन केयर के बारे में बात करें. बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट स्किन केयर इट्स जस्ट अज्यूम कि वो लड़कियों के लिए बनाए हैं वो वीडियोस. तो विद दिस पॉडकास्ट मैं चाहती हूँ कि सारे लड़के जो देख रहे हैं उनको थोड़ा बेसिक्स के बारे में आइडिया हो कि कैसे उनको स्किन केयर की जर्नी शुरू करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं वो जो कर सकते हैं, और उनके जो रेगुलर कंसर्न्स है जो शायद बाकी जगह पे एड्रेस नहीं हो रहे वो भी हम थोड़ा एड्रेस करें. डन, जरूर जरूर. So first, why do you think men are reluctant to do skincare? very good question, because boys, men, हम लोग बहुत गंदे होते हैं. हम खेल कूद करते हैं, मिट्टी में जाते हैं, बचपन से कुछ ना कुछ वी आर प्लेइंग. लग गई, अच्छा ऐसे पोंछ लिया, चोट लग गई ऐसे कर लिया, नल का पानी से धो लिया, एक शैम्पू लगाते हैं उसी से बॉडी वॉश भी हो जाता है, या साबुन से बाल धुल जाते हैं. फेस वॉश तो कोई सेपरेटली खरीदता नहीं. इज़ जस्ट मे बी बचपन से वी जस्ट बिन कंडीशनड टू बी, आई डोंट नो, रगिड और व्हाटएवर. तो इसके लिए हम लोग अपने बारे में इतना केयर नहीं करते हैं. एंड इवन अदरवाइज मैम, हम लोग, जोक्स असाइड, men tend to delay any sort of symptom until it's very late. हम लोग कोई भी चीज़ हो, नॉट जस्ट विथ टर्म्स ऑफ स्किन, चाहे वो हमारा कोई जॉइंट का हो, ऑर्थोपीडिक हो, कार्डियोलॉजिकल हो, न्यूरोलॉजिकल हो, हम लोग यूजुअली वी टेंड टू इग्नोर इट. चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा अंटिल बहुत लेट ना हो जाए. सो बिकॉज स्किन में हमारा कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वी टेंड टू इग्नोर इट. सो this is why men have traditionally not been into skincare. And जैसे आपने सही से बोला, for the longest time एक शायद एक टैबू बन गया था कि स्किन केयर वॉज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ वीमेन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. तो कभी कभी कुछ मेन को ऐसे लगता था कि शायद उनका मैस्कुलिनिटी कम हो जाएगा, कि नहीं ये तो मेरी मम्मी करती है या ये तो मेरी सिस्टर करती है. मम्मी या सिस्टर मेकअप लगाते हैं, कभी अपने बाबा को मेकअप लगाते हुए नहीं देखा. तो ये एक हमेशा से प्रॉबली जब हमारा नैरेटिव भी इतने सालों से बनते जा रहा था कि विमेन वर ऑलवेज डूइंग स्किन केयर, इनरिचमेंट प्रोडक्ट्स, एंड मेन कुछ कर नहीं रहे थे. तो they just internalized it and felt कि हाँ this is not for me. एग्जैक्टली, बिकॉज आप जो आपके पेरेंट्स करते थे आप उसी को एम्यूलेट करेंगे. बिल्कुल. तो अगर आपकी मम्मी कुछ करती थी, ठीक है, वो शायद फेमिनिन रोल बन गया. अगर आपके बाबा कुछ अलग चीज़ें करते थे, बाबा का ग्रूमिंग क्या होता था? सिर्फ शेविंग. सो इनवेरिएबली हमारा ग्रूमिंग क्या हो गया? सिर्फ शेविंग, राइट? सो यू इंटेंड टू कॉपी व्हाट द प्रीवियस जनरेशन डिड, एंड इन द प्रीवियस जनरेशन men weren't really taking care of their skin that much. That's true. And also I think the way advertisements were made, हर प्रोडक्ट में सिर्फ लड़की का पिक्चर, हर प्रोडक्ट में सिर्फ लड़कियाँ ही होती है. तो द men kind of felt isolated, maybe not one with the product. And also the product, the packaging, वो थोड़े से खुशबूदार भी होते थे, थोड़े पिंक कलर की पैकेजिंग होती थी. the cream used to have a slight pinkish tinge also, जिसमें कैलेमीन और सब होता था. तो मे बी वो पिंक कलर, पिंक पैकेजिंग, खुशबू was more associated with women. Also एक चीज़ है कि जो जिनके बहनें होते हैं, लाइक ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग्स, अगर ब्रदर को भी करना हो कुछ स्किन केयर तो वो अपने सिस्टर का प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेगा, लेकिन खुद जाके अलग से नहीं खरीदेगा. हाँ, वो एक मैम वो हेजिटेशन रहता है. वो एक वही बचपन से एक है, जस्ट यू ग्रो अप वॉच एम्यूलेटिंग योर सीनियर्स, योर पेरेंट्स, योर
तो वो लोग अभी नहीं किए तो फिर सडनली आई मीन ये कैसे करने लग जाएंगे. तो जहाँ पे हाउस होल्ड्स में जितना जेंडर रोल्स इतने रिजिड ना हो, जहाँ पे लोग जेंडर नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं, आई फील इन दोज हाउस होल्ड्स इट इज़ ईजियर फॉर बोथ मेन एंड वुमेन टू डू आइदर का ऐसा तो कुछ एब्सोल्युटली. एंड वो यही मैं सब लोगों को बताना चाहती थी कि skin is an organ. It's not gender based. So for you to take care of skin does not make you less masculine or more feminine or any of that. So हम ये नहीं बोल रहे कि एकदम regimented या very strict कुछ follow करो, 10-step routine follow करो, नहीं, लेकिन एकदम simple skincare routine तो सबको करनी चाहिए. So according to you, what should be like a simple skincare routine that every man can follow, which is easy and which can easily fit into their daily routine? तो मैम 2 प्रकार के स्किन केयर रूटीन है. एक होता है इंटरनल स्किन केयर रूटीन और एक है एक्सटर्नल स्किन केयर रूटीन. फॉर मी द इंटरनल स्किन केयर रूटीन बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग दैट दे डू एक्सटर्नली. सो इंटरनल स्किन केयर रूटीन में हमारा लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप उसको करेक्ट करना, न्यूट्रिशन को करेक्ट करना, एक्सरसाइजेस को करेक्ट करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, कंट्रोलिंग बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहल विच आर हार्मफुल फॉर योर बॉडी, स्ट्रेस पे ध्यान देना. फॉर मी ये हमेशा टॉप, बिल्कुल मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ. ये अगर आपका करेक्टेड है देन आप आओगे एक्सटर्नल स्किन केयर रूटीन पे. तो उसमें आई थिंक द मोस्ट बेसिक थिंग दैट वन कैन डू इज़ जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है हमारा स्किन का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है. जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है तो स्किन थोड़ी डल लगने लग जाती है. तो एक सिंपल मॉइस्चराइज़र आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, बिकॉज उसी से हाइड्रेशन मिल गया, लाइट बहुत अच्छा शाइन करेगा, एक ग्लो आ जाएगा, नेचुरल ग्लो आ जाएगा. द सेकेंड थिंग दैट वन कैन स्टार्ट इज़ सनस्क्रीन, बिकॉज द नंबर वन कॉज ऑफ एक्सटर्नल एजिंग is sun damage. Yes, as Indians, as brown people, we are semi-immune to skin cancer. We are semi-immune to sunburns as brown people. हमें इतना नहीं होता जितना white लोगों को होता है. But aging तो होती है. तो अगर aging, if you want to look healthier, you want to look younger for longer, sunscreen will be your best friend. So the simplest thing will be moisturizer, as in स्वाद अनुसार, and sunscreen. And that's about it. Yeah, that's true. So when I get approached by a patient in the clinic, मैं अलग हिसाब से देखती हूँ लड़कियों और लड़कों को, मुझे पता है कि वो लोग ज़्यादा स्टेप्स तो नहीं फॉलो करने वाले हैं. तो यू हैव टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल. फर्स्टली अंडरस्टैंड देयर लाइफ स्टाइल, हाउ मच टाइम दे कैन एक्चुअली टेक आउट फ्रॉम देयर रूटीन टू डू इट. तो मेरा भी सिंपल है. मैं भी वही बोलती हूँ कि सुबह अगर ड्राई स्किन है तो यू कैन स्किप अ क्लेंजर, बट जस्ट यूज अ मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन. एंड एटलीस्ट इवन इफ यू हैव ऑयली स्किन, इफ यू डोंट वांट टू यूज अ मॉइस्चराइजर, एटलीस्ट सुबह सनस्क्रीन तो यूज़ करो और रात को एक अच्छे से चेहरा धो के मॉइस्चराइजर लगा लो. उतना भी रेगुलर बेसिस में करोगे तो स्किन मेंटेन रहेगी. तो दैट इज द बेसिक. एकदम ट्रू. एंड आपने एकदम सही बोला कि मैम मोस्ट ऑफ द मेन एट द क्लिनिक, बहुत रेयरली होता है अनलेस उनका कुछ बहुत हेयर फॉल हो या कुछ वो खुद आ जाते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्किन रिलेटेड आई फील और व्हाट आई हैव सीन, या तो उनकी पार्टनर्स लेके आते हैं या उनकी मम्मी लेके आती है. लाइक वो खुद ऐसे नहीं है, वो सर इसको बोल दो ये नहीं करता कुछ, सर ये मेरा फेस वॉश यूज़ करना, सो इट्स यूजुअली देम हु ब्रिंग. सो यस, मेन आर नॉट वेरी, वी आर मेन आर, आई थिंक हम लोग ऐसा ज़्यादा स्टेप्स फॉलो करने में हम लोग बहुत ही पीछे हैं. हम लोग इतना नहीं कर पाते. बट हैविंग सेड दैट, अभी पोस्ट कोविड जो मैंने अपने ओपीडी में देखा है चेंजेस, डेफिनेटली आजकल ज़्यादा मेन आ रहे हैं फॉर रेगुलर स्किन केयर रूटीन. पहले तो सिर्फ लाइक यू सेड एकदम सिवियर हेयर फॉल हो गई या एकदम स्कारिंग हो गई एक्ने के रिगार्डिंग, या नोडुलोसिस्टिक एक्ने, नॉट इवन माइल्ड एक्ने, दे वुड नॉट इवन कंसिडर इट एज अ अनोमली. दे वुड जस्ट फील लाइक ये तो आता जाता रहेगा, इसका क्या करने की ज़रूरत है. तो लेकिन पोस्ट दिस होल सोशल मीडिया एरा एंड द व्हाट ऑल दे कंज्यूम ऑन इंस्टाग्राम, यस दे हैव बिकम मोर अवेयर अबाउट स्किन केयर, या थोड़े बेसिक्स फॉलो करने लगे. एंड ऑल्सो गुड थिंग्स, they want to understand it. You not just blindly follow it, but understand it, which is a good sign. बहुत अच्छा हो गया है, बिकॉज वही जितना लोग किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो ही वो नॉर्मलाइज होने लग जाएगी. जैसे बैक इन द डेज पीपल 20s में 30s में अगर आप तब के भी पिक्चरें देखेंगे, सब देखेंगे, उस टाइम लोग स्मोक हर जगह करते रहते थे. दैट वाज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड नॉर्मल, राइट. जब पता लगा कि नो दिस इज बैड फॉर यू, वो बच्चों के सामने स्मोक कर रहे हैं, ऐसे बंद कमरों में स्मोक कर रहे हैं. पहले अब अगर आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चरें देखेंगे तो इट वाज जस्ट कंसिडर्ड द मोस्ट नॉर्मल थिंग टू डू, कि उस पर कुछ
But now we have realized smoking is so bad, this that more and more people start talking about it, bad habits start reducing. Similarly, more and more people start talking about it, good habits will also start increasing. So when now men are also exposed to information about skincare routine, overall health, not just skin, everything, कोई भी चीज़ के बारे में, I feel they will be more accept, वो लोग भी अपनाने में उनको आसान होगा. Correct. So do you feel like consistency is a struggle when it comes to men's skincare? Like definitely. It's a struggle across genders, but I feel with men definitely it's a struggle across genders. अब खुद देखिए, अगर मान के चलो मैं पेशेंट हूँ, ठीक है, मुझे कोई 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स लेना है, 3 से 4 दिन तक मैं ठीक होने लग जाता हूँ. खुद हमसे कभी कभी डोज मिस हो जाता है. हम डॉक्टर होके कभी कभी एक एंटीबायोटिक डोज हम 5 डे का कोर्स करना मुश्किल हो जाता है. बचपन से सुनते हैं कि सुबह ब्रश करो, रात को ब्रश करो, बट हाउ मेनी पीपल आर ब्रशिंग देयर टीथ ट्वाइस अ डे, राइट? इट्स द मोस्ट नॉर्मल थिंग टू डू. पूरी लाइफ करना है, बट उसमें भी लोग कभी कभी मार खा जाते हैं. सो आई फील कंसिस्टेंसी मैम अक्रॉस जेंडर्स बिकम्स डिफिकल्ट. एंड आई फील मैन, हम लोग का स्पेशली जो चीज़ें इतना ऑब्वियस प्रॉब्लम नहीं दे रही होती है, उधर कंसिस्टेंसी लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. लाइक यू सेड कि जब कोई प्रॉपर ऑब्वियस डर्मेटोलॉजिकल बीमारी है, सिवियर एक्ने है, सिवियर एलोपेशिया है, राइट, दीज आर प्रॉपर डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस वेयर ये मुझे इमीडिएट रिजल्ट भी दिखने लग जाएगा कि हाँ मेरा एक्ने कंट्रोल हो रहा है, हेयर फॉल स्टेबलाइज हो रहा है. वहाँ पे लोग एक अच्छे से कंसिस्टेंसी करना, वहाँ पे मिलना आसान हो जाता है. बट टू फॉलो समथिंग जो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वेयर अगर आपने 1-2 दिन मिस किया तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो वैसा कंडीशंस में कंसिस्टेंसी लाना आई फील थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. करेक्ट. एंड ऑल्सो जिसमें जल्दी से रिजल्ट नहीं दिखता. Skin care is something that will give you benefits 6 months down the line. I would say even like 5 years, 10 years down the line, when your fine lines and wrinkles are not as prominent as those who don't do skincare. तो तब जाके तुम्हें ये rewards मिलेंगे. तो in a short term लगता है कि नहीं इतना कुछ कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा improvement तो मुझे नहीं दिख रही है. Exactly. But it's like the small thing, that compounding that happens. Yes, वो पूरा compounding का खेल है कि because immediate result नहीं है, तो फिर समटाइम्स यू फील कि यार 1-2 डोज मिस भी हो गए तो क्या ही होगा, ऐसा लोग ऐसा सोचते हैं. तो आई फील हाँ मेन वो लोग नहीं लगा. Consistency is a problem. Okay, so now I want to just discuss about a few problems that men have. So beard grooming. So what do you think is like the best way to shave, whether they should use trimmers and razors, what you tell patients, and then I'll tell fair enough. So now let's say अगर अभी आपका मेरा लेवल ऑफ बियर्ड, अगर किसी का मेरा ग्रोथ ऑफ बियर्ड है, इस पे मैं डायरेक्टली रेजर नहीं लगा सकता हूँ. फर्स्ट मुझे इसको ट्रिम करना पड़ेगा एंड ओनली देन मैं इसके ऊपर शेव कर सकता हूँ, राइट? सो इफ़ योर बियर्ड, बट इन दिस एरिया ऑफ माई नेक हियर आई कैन स्टिल गेट अवे विथ डायरेक्टली शेविंग बिकॉज ग्रोथ इतना मैंने ग्रो करने नहीं दिया है. सो shaving will always give you the better, the clean shaven look. It cuts much better than a trimmer, but there are certain rules to shaving. एक ही rule है, that is you respect the direction of hair growth. So अगर आप कैमरा से zoom in करेंगे, so in this part of my face, my hair is growing from top to bottom, और इधर भी मेरा hair top to bottom grow कर रहा है. But ये part of my face आप अगर zoom in करेंगे, you will see इधर तो टॉप टू बॉटम ग्रो कर रहा है, बट इधर मेरा बॉटम टू टॉप हेयर ग्रो करता है, विच मीन्स इफ़ आई हैव टू शेव, आई विल शेव लाइक दिस. बट अगर मैंने इधर पूरा ऐसे कर दिया तो दिस पार्ट में आई विल बी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ, और यहाँ पे मुझे इनग्रोन हेयर, सूडो फॉलिकुलाइटिस होना बहुत कॉमन हो जाएगा. सो जब भी हम शेविंग की बात करते हैं तो जस्ट रिस्पेक्ट द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ. अगर आप उल्टा शेव करोगे, येस एकदम चिकना फील आ जाएगा, पूरा क्लीन शेव ज़रूर हो जाएगा, बट यू विल रन द रिस्क ऑफ गेटिंग बॉइल्स. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. एंड एक ही बात है कि ट्रिमर जब आप यूज़ करते हैं तो हम लोग का क्या होता है, ट्रिमर का जो हेड होता है वो तो डिस्पोजेबल नहीं होता. कार्ट्रिज, शेविंग कार्ट्रिज तो चलो हम लोग 3-4 शेव्स, 5-6 शेव्स डिपेंडिंग ऑन वो ब्लंट कितना जल्दी हो रहा है तो हम फिर चेंज कर देते हैं. सो ट्रिमर को मैम आई फील स्टेरिलाइज करना इज़ वन थिंग जहाँ पे बहुत जन नहीं करते हैं. सो बहुत सिंपल चीज़ है, यू कैन जस्ट टेक स्टेराइल अल्कोहल स्वॉब, स्पिरिट स्वॉब, एंड उससे आप क्लीन कर सकते हो. बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रिमर्स माइट बी इलेक्ट्रिक, आर इलेक्ट्रिक, एंड दे माइट नॉट बी वाटरप्रूफ. तो आप उसका टिप को पानी से क्लीन करना डिफिकल्ट होगा. अल्कोहल स्वैब इज द बेस्ट. अल्कोहल स्वैब से क्लीन कर लीजिए.
कहीं पर भी ट्रिमर हो या रेजर हो, आपको कहीं पे भी रस्ट अगर दिख जाता है, प्लीज डिस्कार्ड इट इमीडिएटली. या सो दैट्स अ गुड पॉइंट. स्पेशली नेक के एरिया में जब भी बियर्ड होती है ना, तो वहाँ पे वर्लिंग पैटर्न होती है. तो वही होते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि वो वर्ल को रिस्पेक्ट नहीं करते अगर. Exactly. तो वो अगर अलग अलग वे में हेयर ग्रो कर रहा है और आप एक ही डायरेक्शन से वो एरिया में शेव कर रहे हो, Yes. तो फिर डेफिनेटली इनग्रोन हेयर और वो सब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. एंड वन मोर थिंग आई नोटिस इज दैट पीपल रियली टेंड टू स्ट्रेच देयर स्किन व्हेन दे शेव. तो एकदम क्लोज करने के लिए कि 2-3 दिन ना शेव करना पड़े, उसके लिए वो एकदम स्ट्रेच करके बहुत क्लोज शेव कर लेते हैं. तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, बिकॉज इफ यू स्ट्रेचिंग इट तो हेयर थोड़ी देर के लिए तो बाहर आ गया, फिर जैसे ही शेव हो गई वो अंदर चली गई थोड़ी. सो देन दैट ऑल्सो गिव्स राइज टू इनग्रोन हेयर. सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्ट्रेचिंग योर स्किन टू मच टू गेट अ क्लोजर शेव. एंड येस, लाइक द रेजर डेफिनेटली इज इम्पॉर्टेंट. ब्लंट रेजर होगा, बार बार एक जगह पे करोगे तो उससे और ज़्यादा वहाँ पे इरिटेशन होना और और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो द ब्लेड्स हैव टू बी शार्प, दैट्स फॉर श्योर. लेकिन एक चीज़ है कि सिंगल ब्लेड या मल्टी ब्लेड, व्हाट डू यू थिंक? So ma'am, multi-blade, right? So single blade is that cutthroat rays, that cutthroat blade that we have, जो जेम्स बॉन्ड के पिक्चरों में दिखाते हैं, ओल्ड स्कूल, वो जो पेड़ के नीचे जो नाई ऐसे वो काटते रहता है. द डिसएडवांटेज विद अ सिंगल ब्लेड इज दैट आपको बार बार लाइक यू हैव टू कीप ऑन टेकिंग स्मॉल स्ट्रोक्स, राइट? And sometimes you might have to shave 2-3 times because उसमें uneven level of कटता है. So most of the cartridges these days are multiple blades, right? 3 blades, 4 blades, 5 blades भी आ गए हैं. So the advantage is that आपका एक बार में 5 बार एक बार से आप जब करते हो तो it's almost like doing it 5 times with a single tuck 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 tuck. So the number of cuts are less. Most of the cartridges these days they have ऐसा एलो वेरा या कुछ ऐसे ग्लिसरीन का ना वो स्ट्रिप भी लगा के देते हैं, तो फ्रिक्शन कम होता है, ग्लाइड बेटर करता है. जितना ज़्यादा आप कट करेंगे यू ऑलवेज रन द रिस्क ऑफ any small nicks, small cuts. So I always prefer and just go over the area the minimum number of times possible. वो best है. And then before and after shaving, what do you think is is the best practice? So shaving तो हमेशा wet shaving की जाती है. If you like a shaving foam or a shaving cream, जैसा आपको मर्जी पसंद है. एक दो ट्रिक्स होते हैं कि when you want to get a better shave, आपके जो रेज़र है ना उसको या तो आपने देखा होगा, आपके कभी बाबा करते होंगे, गर्म पानी में डिप करके रखो, राइट? तो या तो गर्म पानी में डालो या यू कैन हैव अ मग एंड पुट हॉट वाटर. दैट एक्चुअली सेव्स अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज नहीं तो टैप से भी आप पानी कितना वेस्ट कर रहे हो. सो हॉट वाटर में जब आप ब्लेड डाल के रखते हैं सो इट जस्ट glides better and I feel the pores also open up a bit, तो थोड़ा सा ना easily शेव हो जाता है, इंजरी का चांस थोड़ा कम होता है और थोड़ा स्टेरिलाइजिंग भी हो गया, हॉट वाटर स्लाइटली थोड़ा तो स्टेरिलाइज भी हो गया. सो दैट इज ट्रू फॉर द ब्लेड. एंड आफ्टर शेविंग स्किन एकदम ड्राई हो जाती है बिकॉज आपने फिजिकल एक्सफोलिएशन कर दिया है इन अ वे, राइट? तो उस पर आई पर्सनली डोंट यूज़ आफ्टर शेव क्योंकि वो मुझे बहुत जलता है. एंड आफ्टर शेव ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ अल्कोहल एंड स्पिरिट इन इट, तो उससे ना स्किन और ड्राई हो जाती है. तो फिर उसके लिटरली स्किन ऐसे ना क्रिंकल्ड दिखने लग जाती है, थोड़ी फ्लेक्स आने लग जाते हैं बिकॉज ड्राइनेस इतना हो जाता है. येस, बैक इन द डेज बिकॉज कट्स वर मोर ऑफन, राइट? एंड आपको भी एलम वैलम कौन लगाएगा? तो इसके लिए आफ्टर शेव दैट वे द लॉजिक वाज कि आपका इन्फेक्शन ना हो, स्टेरिलाइज हो जाए क्योंकि अल्कोहल स्पिरिट लग गया है. आई पर्सनली डोंट यूज आफ्टर शेव बिकॉज मेरा कट नहीं होता. हाँ नहीं, बिल्कुल भी आफ्टर शेव तो यूज़ नहीं करना चाहिए. दिस इज अ पॉइंट आई वांटेड टू ड्राइव होम कि इट हैज़ बिकम काइंड ऑफ अ नॉर्म टू यूज़ कुछ अल्कोहल बेस्ड जो थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी दे आफ्टर शेविंग, टू यूज़ दैट. लेकिन दैट इज़ नॉट गुड फॉर द स्किन क्योंकि लंबे समय के लिए सिर्फ स्किन को ड्राई ही करेगी. तो बेस्ट वुड बी टू यूज़ अ मॉइस्चराइजर, आइदर और एलोवेरा जेल और मे बी लाइक अ सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर इज ऑल्सो गुड. समथिंग टू काइंड ऑफ रिपेयर द बैरियर जो थोड़ा सा अगर ऊपर का स्किन भी निकला है तो दैट इज ऑल्सो यू जस्ट सूदिंग द स्किन. सो बेसिकली वी जस्ट वांट टू सूद द स्किन, वी डोंट वांट टू इरिटेट विद अल्कोहल. हाँ, तो आई पर्सनली डोंट यूज, तो मॉइस्चराइजर स्वाद अनुसार. So according to you, do you prefer any kind of beard grooming products? जो थोड़े लंबे beard रखते हैं उनके लिए कुछ grooming products that you feel is necessary? So I mean, I've never really kept my beard that long, so I don't
use any Do you beard. prescribe it to patients? Yeah. So basically, I don't prescribe them because they are over the counter, so they really don't need a prescription for that. So I discuss with them. मेरा बहुत simple है कि जो चीज़ें अपना pharmaceutical range प्रोडक्ट्स हैं या जो वो है वो मैं डेफिनेटली प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देता हूँ. बट अभी समथिंग लाइक बियर्ड वैक्स, बियर्ड ऑयल, all of that I discuss with them. You will not find that on my prescription. But definitely what I would I recommend or I would discuss with them is that जैसे आपका लोग हेयर को ऑयल करते हैं तो बियॉन्ड अ पॉइंट यहाँ का इफ़ यू वांट टू कीप इट untangled, if you want to keep it less frizzy, so some oil has to be there. तो चाहे वो वैक्स के फॉर्म में हो या वो बियर्ड क्रीम के फॉर्म में हो, उसमें दे आर ऑल ऑयल बेस्ड. तो बाल को या स्किन को पानी से मॉइस्चर नहीं मिलता, तेल से मिलता है. यू कैन पुट वाटर ऑन योर स्किन बट वो कभी अब्जॉर्ब नहीं होगा. सो सम सॉर्ट ऑफ बियर्ड अगर आपको एक पर्टिकुलर मेंटेन शेप रखना है, बियर्ड वैक्सेस आर देयर, बियर्ड ऑयल्स आर देयर, वो सब हैं. सो समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स. बट व्हाट आई ऑलवेज ट्राई एंड टेल देम इज मेक श्योर कि अगर ज़्यादा लंबा हो रहा है, मे बी यू कैन टेक अ वेरी स्मॉल टूथेड कोम एंड जस्ट कोम इट अ बिट. नहीं तो वो जब इंटरट्वाइंगल हो जाता है एंड वी टेंड टू कीप ऑन डूइंग दैट, फिर आपका वो पुल होगा बहुत. करेक्ट. उसकी वजह से ट्रैक्शन एलोपेशिया जैसा भी हो जाता है, जगह जगह पे फिर बियर्ड गायब हो जाते हैं. हाँ, तो यूजिंग सम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट माइट बी हेल्पफुल. मैं तो पेशेंट्स को बोलती हूँ जो हेयर सीरम यूज़ करे वही फ्यू ड्रॉप्स दे कैन यूज इट ऑन द बियर्ड एज वेल. बस थोड़ा सा केयरफुल तब होना है जब मेन हु हैव अ लॉट ऑफ एक्ने स्कारिंग, हु डेवलप एक्ने ऑन द चीक्स, समटाइम्स ऑन द बियर्ड, कभी कभी उनको दिखता नहीं है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ कैमोफ्लैज्ड. लेकिन अगर वो थिक ऑयल्स उस पर लगाएंगे तो दैट कैन समटाइम्स एग्जैसरबेट एक्ने. वरना जो आप बालों में लगाते हो थोड़ा सा बियर्ड में लगा के वो कर लिया, लिटरली इतना सा pea-sized amount is good, just so that you've in a way conditioned it, correct, given moisture to your hair so that and वो tangle ना हो, because वो pull करते रहोगे फिर again folliculitis आ जाएगा, boils आ जाएंगे. So that's what I would. So what do you think about laser for beard shaping? Oh, it's amazing. Yeah. It's amazing because for example अभी जैसे मैं जैसे groom आज, not just me, I think most of the men who are keeping facial hair usually either will keep a full beard or they'll keep say a fringe beard. But आजकल मुस्टैच थोड़े कम लोग रख रहे हैं, राइट. अगर हम beard रख रहे हैं इधर, हमें cheeks पे बाल नहीं चाहिए और हमें neck पे बाल नहीं चाहिए, राइट. So either you can just shave it every 1-2 days. उसमें लोगों को कभी कभी बहुत बोर लगता है एंड समटाइम्स यू मे नॉट बी एबल टू गेट द मोस्ट परफेक्ट शेप, right? Especially in the Gulf, in the Middle East, because there people have very geometrical ऐसा beard lines. So ये लोग वो कैसे geometrical इतना घर पे करना मुश्किल हो जाता है. So which is why people वो बार्बर के पास जाके कराते, but कौन बार बार सैलून जाएगा और ऐसा कराएगा. So that way laser hair reduction for beard shaping works very well, and I get so many patients of LHR for beard shaping. तो उसमें हम लोग प्रॉपरली मार्क करते हैं एंड दैट एक्चुअली टेक्स मोर टाइम देन डूइंग नॉर्मल LHR, बिकॉज इसमें हमें मार्क कर करके दोनों साइड कंपेयर करो, पेशेंट के साथ बैक एंड फोर्थ करो. व्हेन आई एम डूइंग फुल बॉडी लेजर हेयर रिडक्शन, अगर फॉर अ फीमेल इफ आई एम डूइंग फेस पे फुल LHR, वो तो टक 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 खत्म भी हो गया. इट डजंट टेक मच टाइम, बट बियर्ड शेपिंग एक्चुअली टेक्स मोर टाइम. बट it's in a way what happens, it gives very good results. And ना बजेगा बास ना रहेगी बांसुरी. सो अगर फॉलिकल ही नहीं है इन अ वे, बाद में तो फॉलिकुलाइटिस, बॉयल्स, ये सब होना बहुत रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी मेन हु हैव वेरी थिक ग्रोथ, राइट, नॉट जस्ट ओवर द फेस बट इवन बॉडी में. तो बहुत लोगों का चेस्ट हेयर और नेक हेयर ऑलमोस्ट ना सिमेट्रिकल होने, मतलब मिलने लग जाता है, वेरी वेरी थिक हेयर. और जितना ज़्यादा थिकनेस होता है, मोर चांसेस ऑफ seborrheic dermatitis, folliculitis, all of that keeps coming. So the minute you start doing their laser hair reduction for that, ये सारे problems उनको कम हो जाते हैं. their trips to the salon start reducing, तो time factor बहुत बच जाता है. So I love it. Yeah, and also how many sessions do you do? Because people feel that नहीं, एक बार लेजर करा लो तो चला जाएगा. It usually takes about 8 to 10 sessions once every month. बराबर. फिर धीरे धीरे वो स्लो हो जाएगी ग्रोथ, थोड़ा थोड़ा आ सकती है, मे बी वो ट्रिम भी कर सकते हो. लेकिन दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग आउट दिस पॉइंट कि बियर्ड शेपिंग के लिए लेजर इज अ रियली गुड ऑप्शन. इट्स क्वाइट रिवॉर्डिंग, स्पेशली बियर्ड में कान में जो बाल होते हैं, दे फील अ लिटिल एम्बैरेस्ड अबाउट दैट एंड दे वांट टू ट्रिम इट रेगुलरली. उसके लिए भी इट्स अ गुड ऑप्शन. ईयर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, बल्कि ईयर्स रिस्पॉन्ड मच फास्टर. मच फास्टर देन बियर्ड, बिकॉज
वेरी थिन वेलस हेयर, वो तो जल्दी जल्दी चला जाता है इसमें. Now next problem that a lot of men have is dandruff. So I just want to touch upon, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि नहीं डैंड्रफ तो आता जाता रहता है, कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पू ऐसे ही ऑफ द काउंटर ले लो, और लोगों को लगता है कि नहीं जब तक मैं शैम्पू यूज़ करता हूँ तब तक ही जाता है, फिर वापस आ जाए तो तुम्हें क्यों इसको ट्रीट करूँ या क्यों इसको एक कंडीशन समझूँ. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? लाइक according to me, I feel there are certain things that when you should consult a dermatologist when you have dandruff. जैसे कि if there is a lot of greasy flakes, if there's itching, irritation, if there's redness on the scalp, if within a day of shampooing you're getting dandruff, then there is more to it. फिर वो सिर्फ dandruff नहीं, उसको हम seborrheic dermatitis चेक करके categorize करते हैं. अगर आपका dandruff eyebrows के एरिया में है, mustache, beard के एरिया में है, so in that condition we'll have to give you some treatment prescription based medications in order to control the inflammation. सिर्फ over the counter anti dandruff shampoo से नहीं जाते. So how do you approach a patient with dandruff, and what are your go to ingredients in shampoos? Fair enough. So dandruff, patient बोलेगा सर मुझे dandruff है, but dandruff is just any visible scaling. अगर उनका scalp dry है तो भी वो dandruff ही कहलाएगा, because वो बहुत tiny ऐसे whitish flecks की तरह निकलेगा, right? जो आपने जैसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस की बात की, उसमें येलो, ग्रीजी, बिग फ्लेक्स आएंगे, स्केल्स आएंगे, ऑयली होगा, राइट? आप जब उनका स्कैल्प को रब करेंगे यू विल बी एबल टू सी इट, इचिंग, रेडनेस, ऑल ऑफ दोज विल बी देयर. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ यू ट्राई एंड कैटेगराइज. हम पेशेंट को जब एग्जामिनेशन करते हैं कि वेदर इज़ जस्ट ड्राई स्किन रिलेटेड और इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, वेदर इट इज़ सीबोसोराइसिस है, सेबडम है, वॉट एवर इट इज़, राइट? वो या जस्ट फंगल ओवर ग्रोथ, राइट? सो अगर ड्राई, अगर इफ इट इज़ बिकॉज ऑफ अ ड्राई स्कैल्प, then you also tell them to condition the scalp, nourish the scalp, because then that is going to do do the job. If I have to treat say a case of seborrheic dermatitis or anything like that, my go-to ingredients would be something like zinc pyrithione, selenium sulfide, ketoconazole, laliconazole, right? Cyclopirox, coal tar sometimes. I'm not a big fan of it. Sometimes salicylic acid. So salicylic acid वाले जो हमारे आजकल जो शैम्पूज आ जाते हैं, I just make sure कि अच्छा अगर winters हैं then I would tend to avoid medicated shampoos which contain salicylic acid, because और dryness हो जाएगी. And if my patient already has a very dry scalp, so then in them I would not want to give salicylic acid based anti-dandruff shampoo. So ये एक मैं थोड़ा देख लेता हूँ. Other than that, all the other ingredients are pretty standard. One thing is जो most patients where they make a mistake is the contact time. तो शैम्पू लगाते हैं तुरंत से धो देते हैं. So you have to stress that कम से कम 5 to 10 minutes is the minimum contact time. And because all medicated anti-dandruff shampoos tend to dry out the scalp, you tell them that you please use your normal shampoo conditioner post that, so that hair, everything that gets is very better. important, because a lot of people tend to not use anti-dandruff shampoo because it's making their hair frizzy. उनको लगता है कि स्टाइलिंग में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और खड़े हो रहे बाल, और ज़्यादा frizzy लग रही है. Especially men with slightly wavy or curly hair, they'll hate to use an anti-dandruff shampoo. But ये समझना ज़रूरी है कि anti-dandruff shampoo, the shampoo is only for the scalp, but you have to condition your hair. और आजकल good thing is that now you do get shampoos which have थोड़े conditioning agents, which do not dry the scalp too much, लेकिन फिर भी थोड़ा सा dryness तो होता ही है. तो उसको proper quantity में use करके उसको थोड़े contact 5 to 6 minutes तक छोड़ के फिर wash करोगे तो you'll get the best results. And also dandruff tends to be worse during winter time, so you can change the shampoos accordingly. And hair oil and dandruff, so this is one topic that I'm always stressing upon. What do you think about hair oil and dandruff? How do you tell when do you need to use hair oil, when you should avoid? Very good, because मैम ये ना एक ट्रेडिशनल थॉट आते चला गया है that लोग बाल में तेल लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं. So you cannot or you should not question or change people's traditional beliefs. So what I usually tell them is, don't keep hair oil ऐसा overnight, या hair oil ऐसे लगा के घूमते मत फिरो, because once that oil mixes with sweat, mixes with dirt, it'll trickle onto your forehead, trickle onto your face, पूरे माथे पे पिंपल्स आ जाएंगे, राइट? पिट्रियोस्पोरम फॉलिकुलाइटिस जो हम साइंटिफिक टर्म बोलते हैं, या फंगल एक्ने जो हम बोलते हैं, तो वो पूरे माथे पे आ जाएंगे, पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे. सो इफ़ यू रियली आर समबडी हु लाइक्स ऑयलिंग द हेयर, बेशक करो. प्लीज़ नोट दैट ज़्यादा टाइम रखोगे तो डैंड्रफ हो सकता है, बिकॉज वो फंगाई विल ओवरग्रो. सो व्हाट आई टेल देम इज तेल लगाओ,
हाँ, जिस दिन आप शैम्पू करने वाले हो, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स, व्हाटएवर इज योर स्वीट स्पॉट, डिजायर्ड कॉन्टैक्ट टाइम रख के, एंड देन यू रिमूव इट. लाइक डोंट गो अराउंड वॉकिंग. बिल्कुल, स्पेशली विद सो मच ऑफ डस्ट. आप क्या रखते हो? मैं व्हाट डू यू रेकमेंड? I recommend only hair oil before wash, not all the time. Also, I always try to understand. देखो, अगर वॉश करने के बाद ड्राई लग रहा है स्कैल्प, थोड़ी सेंसिटिव जैसी लग रही, इची, इरिटेटेड लग रही है, तो देन यू कैन अप्लाई लिटिल बिट ऑफ हेयर ऑयल, नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन फॉर पीपल हु गेट ऑयली द इवनिंग ऑफ वॉशिंग, who feel that they have to wash every day or alternate days, then I say stay away from hair oil. Because that means that your scalp is already quite oily. उसके ऊपर अगर लगाओगे तो फिर वही फंगल ओवरग्रोथ होने के चांसेस, डैंड्रफ और खराब होने के चांसेस हो प्लस जाते हैं. फॉलिकुलाइटिस भी हो जाते हैं, बाल में भी बहुत हो जाता है. So it's better to stay away. Instead, use a hair serum, few drops of hair serum, which will coat your hair strands, but will not kind of form a layer on your scalp, which is what we want. So that is, I think, a better option. प्लस आई फील मैम ये टाइप के जो पेशेंट्स हैं जिनका स्कैल्प ऑलरेडी बहुत ऑयली होता है, आई थिंक वो लोग बचपन से दे आर लिटिल अवर्स टू ऑयल. एंड ऑल्सो आपने देखा होगा कि 15-20 साल पहले जितना द नंबर ऑफ पीपल हु वर ऑयलिंग देयर हेयर, आज की तारीख में ऑलरेडी इट हैज गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली. Because hair oiling was kind of a part of grooming for men. जैसे कि शर्ट पहन लिया, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा के comb it in a way. It was like almost like formally dressing up. It was a part of a formal dress up. Not anymore. Now things are changing. लोग बहुत कम लगा रहे हैं So आजकल. I think hair serum should be good. So next problem that a lot of men face and they ask a lot of questions is blackheads on the nose. So what do you have to say about blackheads on the nose? How do we differentiate between that and other conditions which look like? Blackheads is a very generic term, right? जब हम लोग किसी चीज़ को blackhead बोलते हैं, we are assuming that somebody is talking about open comedones, right? But नाक पे it might just be something known as trichostasis spinulosa. So basically it's just nothing कि आपके जो pores थोड़े dilated हैं, and pores होंगे, you cannot run away from them, skin में तो pores होना ही है, and there are tufts of hair follicles at the bottom, and this is a very common area. So ये टाइप का एरिया, ये जो trichostasis अगर किसी को है तो वो एक्ने ट्रीटमेंट से नहीं जाएगा. ये एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज वो ब्लैक हेड है ही नहीं, इट्स नॉट अ कॉमेडोन. सो इन दैट केस द हेयर रिडक्शन और रिमूवल ऑफ द हेयर और जस्ट laser hair reduction or removing the hair can really help. दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. येस, बट हैविंग सेड दैट, नाक पे ब्लैक हेड्स होना भी बहुत कॉमन है. द नोज इज़ अ वेरी कॉमन एरिया टू डू गेट पिम्पल्स, एक्ने. तो फिर अकॉर्डिंगली फिर मैम वो तो एक्ने मैनेजमेंट में चले जाएगा. फिर वो एंड सिर्फ अगर कॉमेडोन स्टेज में है तो एनी कैरोटोलिटिक जो सुपरफिशियल एक्सफोलिएशन, उससे बहुत अच्छा हम कंट्रोल कर सकते हैं. बट हाँ, ये एक जो ट्राइकोस्टेसिस है ना, आई एम श्योर आपके पास भी एग्जैक्टली क्योंकि यही है प्रॉब्लम. लोगों को लगता है कि बस उन्होंने कुछ स्ट्रिप यूज़ कर ली या कुछ ब्लैक हेड के सीरम्स यूज़ कर लिया तो उनके वो चले जाएंगे. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बाल है. सो जस्ट एग्जामिन क्लोजली. अगर लगता है कि थोड़े से पतले बाल वहाँ से निकल रहे हैं तो फिर दैट इज ट्राइकोस्टेसिस स्पाइनुलोसा एंड नॉट ब्लैक हेड. तो फिर वो नहीं जाएंगे. वरना फॉर मी ब्लैक हेड्स आई फील यूजिंग इवन अ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम डज हेल्प इन रिड्यूसिंग इट ओवर टाइम. And that does help, but you have to be consistent with it. And kyunki nose and forehead is oily and tends to harbor a lot of the sebaceous glands, तो वहाँ पे ज़्यादा blackheads whiteheads दिखते हैं. तो I would say just a simple routine also if you follow, that is also good. अगर regular basis में तुम face wash use कर रहे हो, then also that keratin buildup will go down and your blackheads will clear up over time. So making sure that you follow a proper cleansing routine at night is also important in order to reduce the blackheads, especially something with like a salicylic acid or a glycolic acid based face wash, maybe something with a mandelic acid if you have slightly dry skin. वो भी यूज़ करोगे तो हल्का सा जो एक्सफोलिएशन होगी उससे भी वहाँ पे कंटिन्यूअस केराटिन नहीं जमेगी और बार बार ब्लैकहेड्स नहीं होंगे. So that's one thing. And so I just want to touch upon acne. That's a whole different podcast altogether. Lekin when men have acne, they just feel that it's a part of growing up. They don't even feel it is something that requires medical attention. उनको लगता है कि नहीं 15-16 साल में तो सबके ही एक्ने होने, वो वैसे ही थोड़े दिन में चले जाएंगे, तो क्यों इसका ट्रीटमेंट कराना. So how can we kind of educate people and make them more aware that they need to seek treatment, and what are the certain signs that you look for that they need to take treatment for a longer time in order to reduce? So acne को जैसे आपने बोला 15-16 साल की एज में, now it is not even categorized as a disorder at that age group because it is almost physiological part of growing up. कि जब pubertal changes आएंगे,
यू नो वॉइस यू नो द लैरिंग्स थोड़ा थिकन हो जाएगा, बियर्ड आएगा, अंडर आर्म हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्ने भी आएगा. यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट. हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी चेंज हो रही है, आना ही आना है. सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बिकॉज इफ़ यू हैव अ स्कारिंग टेंडेंसी, राइट, अगर आपको कभी भी चोट लगती है और वो चोट थोड़ा प्रॉपरली हील नहीं करती है, थोड़ा डिप्रेस्ड स्कार बन जाता है, जिसको हम एट्रोफिक स्कार बोलते हैं. Such people, when they have acne and they squeeze it, pop it, burst it, scratch it, saliva, आजकल पता नहीं कुछ भी टूथपेस्ट जो भी लोग लगाते रहते हैं, मैम, then they land up with a lot of acne scars, and उसको ट्रीट करना फिर is much more difficult than controlling it in the acne stage. So yes, अगर आपको सिर्फ इतना सिवियर एक्ने नहीं है, माइल्ड मॉडरेट है, and you're lucky enough that you're able to get away with just your external skincare routine, और just जिसमें थोड़े एक्सफोलिएंट्स हैं या कुछ केराटोलिटिक्स हैं, अगर आप उसी से you can get away with it, lucky, good for you. I wish we were also that lucky. But by all means इग्नोर मत करो, बिकॉज कल को ना फिर वो जाके स्कार बनेगा या मार्क्स छोड़ेगा, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिदीमा, रेड मार्क्स, ब्राउन मार्क्स, ब्लैक मार्क्स, खड्डे जो हम एक्ने स्कार्स बोलते हैं वो छोड़ेंगे. फिर उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुश्किल एंड कॉस्टली भी हो जाता है. एग्जैक्टली. सो मैं भी यही बोलती हूँ कि अगर एक्ने आता जाता रहता है तो क्यों इसको ट्रीट करना, लेकिन वो वी आर नॉट ट्रीटिंग द एक्ने पर से, वी आर रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ स्कारिंग. एक बार स्कार हो गया तो फिर उसको नॉर्मल स्किन तो कभी वो हो नहीं सकती, उसको हम लेजर्स करके इतना टाइम लगता है उसमें, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रीट एक्ने स्कार्स. सो प्लीज इफ यू कैन निप इट एट द बड, कैन रिड्यूस इट when it's just starting, then it's always better. और एक सिंपल स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करके हम कंट्रोल कर सकते हैं माइल्ड एक्ने को. येस ऑफ कोर्स, अगर मॉडरेट टू सिवियर एक्ने है तो फिर टैबलेट्स लेनी पड़ेगी, एंड सर्टन लेजर्स भी हम कर सकते हैं. IPL ट्रीटमेंट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एक्ने. बट या प्लीज डोंट जस्ट डिस्कार्ड इट, क्योंकि बाद में जब स्कारिंग हो जाती है, एंड स्कार पता है वो लोग कब रियलाइज करते हैं, not in the teenage years, हाँ, 20s में, फिर 30s में, then they come with so much of scarring, then again going in for treatment becomes very expensive, difficult, time consuming for them. तो अगर earlier stage में ही हम उसको सही से treat करें तो better रहेगा. So I know, like, see, one advantage that men have, and if you're very lucky and तुम्हारे scars सिर्फ lower part में है कि आप beard में छुप जाएगा, right, but वहाँ तक वो नौबत क्यों आए, राइट? यस, फॉर ऑल यू नो देयर आर सो मेनी मेन, इवन मेन एंड वुमेन बोथ, जिनको बाद में स्कार है ना है उनको फ़र्क नहीं पड़ता. दे से नहीं डॉक, वी आर हैप्पी, फेयर इनफ, गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि अगर कोई मैं चीज़ कंट्रोल पहले ही कर सकता हूँ, वाई नॉट. एंड अनदर कंसर्न दैट लॉट ऑफ मेन हैव इज टैनिंग, स्पेशली फोरहेड की टैनिंग, हाथों में टैनिंग. और बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो टैनिंग परमानेंट हो गई, ये तो जाती ही नहीं है, या ओवर टाइम दे फील दैट कलर बहुत चेंज हो गया. जब मैं 12-13 साल का था, मेरा स्किन कलर लाइटर था, अभी बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है और जाता ही नहीं है. सो वी नो हाउ टैनिंग occurs and how you require to use certain sunscreen and certain sun protective measures for a long time in order to keep it under bay. So how do you approach a patient with tanning? Like, so मैम, टैनिंग में इट ऑल बॉइल्स डाउन टू आपका सन एक्सपोजर कितना है, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे आप कम्यूट कर रहे हो, काम पे जा रहे हो, एंड आपका काम भी कैसा है. लाइक इज़ इट एन ऑफिस बेस्ड जॉब और इज़ इट अ फील्ड बेस्ड जॉब. अगर ऑफिस में भी नहीं डॉक, हम लोग ऑफिस में ही काम करते, ठीक है, बट एकदम विंडो के बाजू में बहुत एकदम फुल सनलाइट आ रही है, तो वो देखना पड़ता है कि इफेक्टिवली आपका सन एक्सपोजर कितना है. तो अच्छे से पहले हिस्ट्री लो, अंडरस्टैंड द पेशेंट कि what kind of lifestyle they have, number one. Number two, most of the patients, मैंने जितने इतने लोगों से बात करते हैं कि हाँ सनस्क्रीन लगाते हैं, हाँ लगाते हैं, कितने लगाते हैं, हाँ डॉक इतना लगाते हैं. So I always ask them, because I've realized never take it at face value कि वो सनस्क्रीन लगा तो रहा है, बट ऐसे इतना लगा रहा है, शगन के नाम पे लगा रहा है, तो क्या ही लगा रहा है. So you tell them to apply it in the proper ratio, which is 2 fingers for the face and the neck. अगर सिर्फ आपको फेस पे लगाने, कम से कम 1 उंगली भर के तो पूरा सनस्क्रीन लगाइए. देन यू ट्राई एंड सी कि जो पिगमेंटेशन है कहाँ है, राइट? जैसे लॉट ऑफ टाइम्स अगर आपको फोरहेड एंड ऐसे टेम्पल्स में हो रही है स्किन, वहाँ पे इट्स नॉट जस्ट टैन, अगर थोड़ा वो वेलवेटी भी लग रही है, थोड़ा आपको, एंड थोड़ा मिडिल एजड भी है,
it might just be a very early sign of acanthosis or insulin acanthosis nigricans which is insulin resistance. तो आप बाकी उनके साइंस एंड सिम्टम्स भी देखिए, अगर नेक पे आ रहा है, अंडर आर्म्स पे आ रहा है, बिकॉज वो फिर टैनिंग नहीं है, वो एक अंडरलाइंग मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है. एंड आई टेल देम कि देखो आप कितने लकी हो कि आप डायबिटीज़ आपको फ्यूचर में आ सकता था एंड अभी लकीली पता चल रहा है. अभी आप आ गए, सो दैट नाउ यू कैन स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल. जैसे आपने बोला कि फोर आर्म्स टैनिंग ऑफ द नकल्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो अगर सिर्फ मान के चलिए किसी को नकल्स उनके पिगमेंटेड हैं, लिप्स भी बहुत डार्क हैं, हाथ के जो लकीरें हैं वो भी अगर थोड़ा ज़्यादा डार्क है, यू इंक्वायर कि आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, बिकॉज इट जस्ट माइट बी B12 डेफिशिएंसी. उनको कोई अंडरलाइंग एक एडिसन्स डिजीज़ करके कुछ भी हो, मतलब यू जस्ट हिस्ट्री लीजिए, जस्ट जो भी चीज़ टैनिंग होता है मैं उसको सिर्फ ऐसे टैनिंग करके नहीं छोड़ देता हूँ, लाइक एक प्रॉपर डिटेल्ड हिस्ट्री एंड एक मेडिकल एग्जामिनेशन करता हूँ. सो अकॉर्डिंगली, बट येस प्रीडोमिनेंटली जो बोनी एरियाज़ हैं उधर टैन थोड़ा ज़्यादा दिखता है. सो अगर किसी का एक नॉर्मल भी टैनिंग है तो फोरहेड पे भी ज़्यादा दिखेगा आपको, इनके फोर आर्म्स पे ज़्यादा दिखेगा. जो लोग टी शर्ट पहनते तो एक क्लियर कट डिमार्केशन दिख जाता है. देन यू शो देम कि ये आपका सन डैमेज्ड पार्ट है और ये जो आपका है दिस इज़ रिलेटिवली सन प्रोटेक्टेड, और ये जो आपका छाती पे जो स्किन है ये आपका एक्चुअल स्किन, दिस इज़ योर एक्चुअल वो. सो यू ट्राई एंड टेल देम कि नहीं ये परमानेंट नहीं होगा, डोंट वरी, इट्स ओके, वील you still have your original skin tone intact. Proper physical sun protection, I think it supersedes any sort of sunscreen application, because sunscreen एक bulletproof vest नहीं है. And secondly, sunscreen does not prevent you against tanning. हाँ, जो फिजिकल सनस्क्रीन्स है, प्योर फिजिकल सनस्क्रीन्स हैं जो यस उससे टैनिंग काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो जाता है, बट दे आर ऑल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव. सो मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन्स दैट यू सी इन द मार्केट आर प्राइमरीली hybrid sunscreens. There will be a combination of both physical as well as chemical sunscreens. And chemical sunscreens, उनका काम है कि तुम्हें सन डैमेज से बचाएं, तुम्हें स्किन कैंसर से बचाएं, तुम्हें एजिंग से बचाएं, बट वो आपका जो सन रेज को इंफ्रारेड रेज में कन्वर्ट कर देते हो, तो टैनिंग तो फिर भी बेशक होगा. सो फिजिकल सन प्रोटेक्शन लाइक wearing like a hat if you're going out, try and cover as much as you can, not going when the sun is एकदम completely active. तो अगर आपको स्पोर्ट्स करना है तो या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग करो या इवनिंग में करो. दोपहर को 3 बजे तैरने की क्या ज़रूरत है, मतलब you want to swim, please swim in the evening because then you'll be tanned so much. So I always try and work on their lifestyle. आप कैसे करते हो? What do you definitely that is important to understand the amount of sun exposure that they have. और फिर ना वो यही जो तुमने बात बोली that they don't consider sitting in front of window as sun exposure. उनको लगता है कि आजकल तो सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ग्लास विंडोज़ होते हैं, तो उससे भी कितना ज़्यादा UVA जो आता है उससे तो टैनिंग हो ही सकती है. सो नॉट अप्लाइंग सनस्क्रीन रेगुलरली एंड फीलिंग दैट सनस्क्रीन एप्लीकेशन मीन्स 100% प्रोटेक्शन, ऐसा नहीं होता है. तो अप्लाइंग दैट इन अ प्रॉपर क्वांटिटी. So even for a physical sunscreen, let's say even if you're applying a zinc oxide sunscreen, it has to form a very thick layer for it to completely protect you against tanning. Otherwise थोड़ी tanning तो होगी. But physical measures are very important. Avoiding midday sun, that is important. Along with that, I also like to, if they can change their their course of the day, let's say if they can reduce the amount of sun exposure, then maybe adding in an exfoliant lotion at night, that does help in removing tanning, especially if you are wanting to remove tan for an event or something short term. Then कुछ ऐसे lotions जिसमें कुछ ऐसे ingredients हो जो mildly exfoliate करे skin को, that is what I prefer at night. लेकिन it's a double edged sword, क्योंकि वो exfoliate करके अगर आप उतना ही धूप में घूमोगे तो फिर तो सेम ही होने वाला है, तो और ज़्यादा टैनिंग होगी. But if you come back from vacation and you don't have too much of sun exposure otherwise, but it's a short term thing, then using some exfoliant on that area does help. एक और चीज़ along with acanthosis nigricans, sometimes you can also see फ्रिक्शनल डर्माटाइटिस, लाइक जो हेलमेट पहनते हैं, जो जिनकी हेलमेट की उसकी वजह से रगड़ लगती है फोरहेड में, उसकी वजह से भी यू कैन गेट लाइक अ स्ट्रिप ऑफ डार्कनिंग ऑन द मिडल ऑफ द फोरहेड. दैट ऑल्सो वी नीड टू एड्रेस. मॉइस्चराइजिंग इट कैन हेल्प, मे बी चेंजिंग द कुशनिंग कैन हेल्प. अलॉन्ग विद दैट, using mustard oil on the scalp can sometimes lead to darkening of the forehead.
Pigmentosis, LPP. pigmentation. Yes, so that is also one of the reasons that we need to look into. Or like you said, in middle-aged men, if they are using hair dye on a regular basis, that can also lead to Yeah. slight bit of darkening Yeah. on the forehead, on the sides of the ears, nape of the neck. तो ये darkening भी tanning जो लोग सोचते हैं वो नहीं है, that can be contact dermatitis to a hair dye. So yeah, taking a detailed history about what all hair care products they are using वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. और ऐसे केसेस में फिर हम PBD फ्री हेयर डाइज रिकमेंड करते हैं उनको. तो वही समझना ज़रूरी है कि एवरी डार्क स्पॉट इज़ नॉट टैनिंग, और उसको कैसे सही से हम एड्रेस करें. और टाइम लगता है, भले ही धीरे धीरे वो डेफिनेटली बेटर होगी. एंड ऑफकोर्स इन क्लिनिक वी कैन ऑल्सो गो फॉर सर्टन प्रोसीजर्स लाइक केमिकल पील्स या लेजर्स, उसको थोड़ा कम करने के लिए. लेकिन सनस्क्रीन एप्लीकेशन रेगुलरली यूज़ करना एंड एक्चुअल फिजिकल प्रोटेक्शन यूज़ करना डेफिनेटली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो अनदर कंसर्न जो बहुत सारे लड़कों को होता है वो है बॉडी ओडर. सो बॉडी ओडर को हाउ डू वी अप्रोच, जस्ट वांट टू डिस्कस दैट. क्योंकि लोग जब भी बॉडी ओडर के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि सिर्फ डिओड्रेंट लगा लो और काम खत्म, या थोड़ा रोल ऑन लगा लो और हो गई बात. लेकिन ये नहीं होता है. ओडर कैन बी फ्रॉम मेनी एरियाज, देयर आर मेनी अदर कंसर्न्स दैट कैन बी. सो आई जस्ट वांट टू टच अपॉन दैट. तो मैम बॉडी ओडर के जैसे आपने बोला स्पेसिफिक एरियाज, देयर आर जो हमारे अंडर आर्म्स हैं, जो हमारे जेनिटल्स हैं, राइट, यहाँ पे बॉडी ओडर बनना बहुत कॉमन हो जाता है. अगर आप कभी देखोगे चेस्ट, बैक, लेग्स, इतना उधर से ओडर नहीं आता बिकॉज यहाँ का स्वेट थोड़ा अलग टाइप का स्वेट होता है, थोड़ा थिक टाइप का स्वेट होता है, एपोक्राइन जिसको हम बोलते हैं. सो व्हाट द बेसिक मैकेनिज्म विल बी कि हाइजीन बराबर रखो, राइट. व्हेन यू आर यूजिंग अ सोप, apply it in the underarms, in the groin properly. कम से कम 1-2 मिनट रखो अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी ओडर का इशू है. Also make sure that your clothes are not very tight and they are of a fabric which is breathable, because what will happen is normal sweat जो होता है उसमें कभी बास नहीं आती. जब स्वेट में बैक्टीरिया या फंगाई accumulate होने लग जाता है तो जाके it starts smelling. So if your fabric like is cotton, लिनन, और इवन जो जर्सी मटेरियल होता है जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, दैट्स वेरी गुड फैब्रिक, वेरी ब्रीदेबल फैब्रिक. you're गुड टू गो, राइट. द मोर फिगर हगिंग क्लोथ्स यू वेयर जहाँ पे स्वेट इज अक्यूमुलेटिंग, बाय ऑल मीन्स wherever there is stagnation there is smell. So physical methods are always like that. Secondly, for all you know, the body odor might be because of an infection, राइट, जिसको हम ट्राइकोमाइकोसिस बोलते हैं, फंगल कॉर्निबैक्टीरियम इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द अंडर आर्म्स, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है. सो इन दैट केस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू देन विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज उसके लिए फिर हम अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक नहीं तो एंटी फंगल थेरेपी देख के हम वो बैक्टीरिया को वी कैन इरेडिकेट. सेकेंडली, बैक्टीरिया बहुत लोग का ऐसा ओवर ग्रोथ नहीं होगा, बट वो जस्ट थोड़ा बहुत स्मेल करता रहता है. वी कॉल इट ब्रोम हाइड्रोसिस. तो उसमें समटाइम्स बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड वॉशेज विच आर ओवर द काउंटर, दे रियली हेल्प इन इरेडिकेटिंग. So ma'am, आपका क्या, what is your approach? So similar, firstly examine the areas, try to rule out any kind of fungal or bacterial infection in the area. कभी कभी वहाँ पे एरिथ्राज्मा होता है, ट्राइकोमाइकोसिस एक्सिलैरिस होती है, तो उसको सही से ट्रीट करना becomes important. कभी कभी फंगल इन्फेक्शन बार बार होने की वजह से भी वहाँ पे ऐसी आ रही है ओडर, तो दैट इज़ important. But yes, usually excessive sweating and not maintaining proper hygiene is one of the causes. So breathable fabric definitely. Also quickly taking a bath after you work out. I feel that is also important. Don't let the sweat sit on your skin for too long. That just becomes a breeding ground for fungal infection. तो वो करना, and wiping yourself properly after you take a bath, so that वहाँ पे सारे आपके body folds में कहीं भी पानी नहीं जम रहा है. That is also important. Yeah. Or using a roll-on, but use a roll-on at night. I feel that is always more effective, क्योंकि जो roll-on में जो aluminium salts होते हैं वो आपके sweat ducts को obstruct करती है, तो ज़्यादा पसीना आपको नहीं आएगा next day. तो अगर आप सुबह में यूज़ करोगे तो वैसे ही दिन भर पसीना आनी है, तो then the effect is slightly lesser than if you use it at night. So using a roll-on. And I also tell people with body odor कि ज़्यादा pungent डिओड्रेंट्स आप मत यूज़ करो, क्योंकि अगर आपका ऑलरेडी बॉडी ओडर है उसमें आप एकदम पंजेंट वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग डिओड्रेंट यूज़ करोगे ना, वो कॉम्बिनेशन मेक्स थिंग्स इवन वर्स. सो एकदम लाइट सटल वाला ड्यूड्स अगर आप यूज़ करोगे तो दैट इज़ डेफिनेटली बेटर. आई डोंट प्रेफर डिओड्रेंट स्प्रेज डायरेक्टली इन द एक्जिला, क्योंकि उसमें अल्कोहल भी होता है, वो स्किन को इरिटेट भी करेगा, फिर डार्कनिंग ऑफ द अंडर आर्म्स, वो सब प्रॉब्लम हो सकती है. तो बेटर टू यूज़ ऑन योर ऑन द आर्म, लाइक नॉट in the axilla area, या over your clothes is also okay. लेकिन
थोड़ा सा सटल टाइप का यूज़ कीजिए. और येस, यूजिंग अ बेंजोल पेरोक्साइड सोप इज़ माई गो टू. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेंजोल पेरोक्साइड is present in a lot of acne washes and there are soaps available. Definitely that has to be used. Applied in that area, leave it on for about 4 to 5 minutes and wash it off. I feel that is the best thing to do. अगर वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो तो डेफिनेटली इसको कंट्रोल करता है. दैट इज़ डेफिनेटली अ गो टू. एंड फीट भी तो स्मेल करते हैं, उसके लिए Similar, what is your similar. So again, look at the fabric of the socks. प्योर कॉटन सॉक्स? कॉटन के हैं या वो सिंथेटिक टाइप के हैं, यू नो, शूज़ ब्रीदेबल हैं कि नहीं हैं. सो सेम थिंग, लाइक द सेम rules apply to the Yeah, feet and as well. fungal infection in the feet also contribute to feet odor. Also क्या होता है ना, बहुत लोगों को टोज के बीच में स्पेस हो जाती है जहाँ पे पानी जमता है. So that is kind of an anatomical anomaly that you see, that there is kind of a pocket in the interdigital space that we say. तो वहाँ पे फिर बार बार वहाँ पे कैंडिडा इन्फेक्शन होना, फंगल इन्फेक्शन होना, वो देखा जाता है. सो आई ऑलवेज एग्जामिन इन बिटवीन द टोज. वहाँ पे अगर ऐसे डिप है तो नहाने के बाद वो एरिया को प्रॉपरली वाइप करना इज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि वो पानी भी जमेगा और यू स्वेट वहाँ पे, फिर वो स्वेट भी रहेगी तो वो मैसरेशन हो जाती है उधर. फिर देन फंगल एंट्री इज ईजियर. सो गेटिंग दिस फंगल इन्फेक्शन अगेन एंड अगेन इन द फीट इज कॉमन. ऑल्सो पिटेड केराटोलाइसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे भी फीट बिकम लिटिल स्मेली because of some infection. So उसमें भी benzoyl peroxide soaks and all help. So these are certain things that we need to be careful of. Just powder लगा के नहीं होगी. Trying to find the cause for it and addressing is important. So that is what I wanted to address. और एक और चीज़ होती है वो कि पसीना ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए आप क्या बोलते हो कि excessive sweating either generalized या हाथ पैर में ज़्यादा पसीना. So hyperhidrosis is, you identify क्यों हो रहा है, whether it is generalized or whether it is only palmoplantar, right? कि उनका स्ट्रेस की वजह से है या जेनेटिक है या उनका थायराइड लेवल्स हाई है, or if they have any underlying conditions, maybe diabetes, whatever it is, you try and investigate, you rule them out properly. Oftentimes you might see that they have anxiety because they're always anxious. So that is one thing. So if it is isolated, it is much easier to treat. कि सिर्फ अगर हाथ और पैर में है बहुत आसान होता है, बिकॉज़ ये फिर हमारे मेडिकेटेड क्रीम से चले जाते हैं. एक आयोंटोफोरेसिस करके एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट वाटर में उसमें भी थोड़े मेडिसिन डाल के हम कर सकते हैं. सो ये दोनों एरियाज़ को ट्रीट करना थोड़ा आसान हो जाता है. अंडर आर्म में ऑफ कोर्स आयोंटोफोरेसिस ये सब तो नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे हमें अपने मेडिकेटेड क्रीम्स एंड लोशन से वी हैव टू मेक डू. इफ़ इट इज़ जनरलाइज्ड, आप कुछ कह रहे थे. बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन अंडर आर्म्स में यस, समटाइम मैम कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है उसमें, बिकॉज 50 यूनिट दोनों अंडर आर्म में डालना. सो you try and also keep it as a little third line or fourth line therapy. If cost is not an issue, then that is something that can really improve. It works very well, but yes, thoda महंग, because 100 unit botulinum toxin thoda it becomes a little expensive. But yes, if it is generalized, then you try and identify, ma'am, because there could just be an underlying condition. If the hormonal levels, everything, just do a panel, do that. Then उसके लिए फिर मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट जाता है. देयर आर सर्टन दवाइयाँ हम देते हैं जो जनरलाइज स्वेटिंग को थोड़ा रोक देता है, बट येस दे कम विद देयर ओन शेयर ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स. माउथ ड्राई हो जाता है, आइज़ ड्राई हो जाती है, विजन कभी कभी ब्लरी हो सकता है, ब्लैडर ओवर, बट ठीक है, होता है. But I prefer to give oral medications only for people, let's say before some important event. They cannot afford to sweat in that time. Yes. उस टाइम पे, या बच्चे जो एग्जाम्स राइट कर रहे हैं जिनके हाथों से इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है कि they find it difficult to finish the paper. Sometimes they feel that मिट भी रहा है इंक. तो वो केसेस में शॉर्ट टाइम के लिए we can give those tablets because that obviously cannot be given for a long time. But I just wanted people to know कि है इसका ट्रीटमेंट, इलाज है, और इलाज है, इसको हम डेफिनेटली बेटर कर सकते हैं. We can relieve you. And trying to rule out any kind of thyroid abnormalities, like you said, hormonal imbalance की वजह से भी हो सकते हैं. ये तो thyroid is one of the reasons which could be leading to your sweating, excessive sweating. Postmenopausal hot flashes. Yes. So things like that have to be looked into जब भी hyperhidrosis हो. So I just wanted to touch upon now फंगल इन्फेक्शन जो बहुत लड़के सफ़र करते हैं, स्पेशली ग्रोइन एरिया में, जॉकिच जो बोलते हैं. दे आर लिटिल एम्बैरेस्ड टू काइंड ऑफ सीक हेल्प, और जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तभी जाके वो आते हैं. तो
I want to just touch upon, what we can do to make it better. So again, see, fungal infection treat करना बहुत आसान होता है, but prevention and preventing the spread to others is more important. So what I tell all my patients is, of course I give them oral antifungals, topical antifungal cream देके, वो तो standard है, but after wearing your clothes, प्लीज़ नो कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो वो फंगल इन्फेक्शन आपके कपड़े में भी लग गया है. कल को अगर मैं आपका वो कपड़ा पहनूंगा तो मुझे हो जाएगा, और कल को आप वो वापस से पहनोगे तो आपको भी हो जाएगा. सो व्हाट यू डू इज़ इमीडिएटली कपड़े पहनने के बाद एक हॉट बाल्टी में एकदम गर्म पानी रखिए, अच्छे से उसमें सोप अपना एंटीसेप्टिक वगैरह डाल के पहले आप इमीडिएटली अपने कपड़े उसमें इमर्स कीजिए. जब ये ठंडा हो जाएगा फिर आपके कपड़े वॉशिंग मशीन में अलग सेपरेटली धोइए, अदरवाइज यू एंड अप स्प्रेडिंग इट टू एवरीबडी इन द हाउस. फिर हम इसको पिंग पोंग इन्फेक्शन बोलते हैं. आपसे इनको हुआ, इनसे इसको हुआ, इससे फिर वापस आप ये साइकिल हम लोग का चलता रहेगा. एंड कपड़े जब आपके धुल जाएंगे तो अच्छे से धूप में, बाहर सनलाइट में, हवा में कपड़े सुखाइए. बिकॉज आई टेल ऑल माई पेशेंट्स, यहाँ पे बम्बई में इतना सन में खुला बैल्कनी वगैरह ये सब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो पेशेंट्स भी बोलते कि डॉक क्या करें, यहाँ पे हमारे घर में आता नहीं. बट आई टेल देम कि इमेजिन अ टॉवल, ठीक है, गीला तौलिया है, आपने एक ऐसे बंद कमरे में रखा और एक तौलिया बाहर आपने धूप में सुखाया. 1-2 दिन के बाद ये भी सूख जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बट इससे स्मेल आएगा. और बाहर वाला जो धूप में, हवा में सूखा है वो एकदम ओडरलेस होगा. वाई? बिकॉज इसमें फंगल इन्फेक्शन, फंगाई ग्रोथ हो रहा है. सो व्हेन यू टेल देम कि यू नीड गुड एनवायरमेंटल डिकंटामिनेशन, गुड हाइजीन, कपड़ों को बाहर सुखाइए, और सूखने के बाद एटलीस्ट टिल द टाइम यूर अंडर ट्रीटमेंट, अंडर गारमेंट्स को भी उल्टा करके अच्छे से इस्त्री कर लीजिए. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. या बिकॉज जो अंडर गारमेंट्स के जो बॉर्डर्स होते हैं ना, जहाँ पे स्टिच लगी होती है, वेयर द फैब्रिक इज फोल्डेड, that sometimes does not dry out completely, and those are the areas that tend to harbor ये fungus for a longer time. तो आयरन करना बहुत ज़रूरी है. और बहुत लोग टावल्स को आयरन नहीं करते. टावल्स भी आप आयरन करो और अंडरगारमेंट्स आयरन करो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टिल द टाइम यू आर अंडर ट्रीटमेंट. यस, वो ज़रूरी है. यस मैम. एंड that's what, because you are spreading this infection to others. और मैं हमेशा पेशेंट्स को ये बोलती हूँ ना, आपको भले ही एक ही निशान हो, लेकिन आपके वाइफ को बहुत फ्लोरिड फंगल इन्फेक्शन हो सकती है. तो ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा ही है तो उनको भी थोड़ा ही होगा. सो दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपके सिर्फ एक भी पैच भी है तो you are a spreader of this infection. So you have to take it seriously and try to treat it properly. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. So yes, and like we discussed in that, when we were discussing sweating, कि after working out, immediately taking a shower and changing into fresh clothes, dry clothes बहुत important हो जाता है अगर आपके बार बार फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं. तो 1-2 चीज़ें और मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जो आप क्रीम लगा रहे हो ना, वो फंगल इन्फेक्शन के जो पैच है उसके अंदर उसके 2 सेंटीमीटर आप मार्जिन में भी लगाओ. तो वो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि फंगस कैसे ग्रो करती है, तो इट स्प्रेड्स आउटवर्ड्स. तो अगर नॉर्मल में एरिया में भी लगाओगे तो देन इट गोज अवे फास्टर. कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपको लगेगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो वो तो 1 हफ्ते में ही रिलीफ मिल जाएगी, लेकिन कीप कमिंग बैक. फंगस इज स्टिल एक्टिव. यस, फंगस इज स्टिल एक्टिव. तो मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि पहले फंगस सोता है फिर जाके मरता है. आप सोते सोते दवाई बंद करोगे तो फिर जगेगा वो. सो कंप्लीटिंग द एंटायर कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूजिंग वो क्रीम्स थोड़े लंबे समय के लिए, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड डूइंग और फॉलोइंग ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट. One more thing I've noticed, अगर आपके टो नेल में फंगस है ना, तो दैट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रीट. एंड ऑल्सो टो नेल में अगर फंगस है और आप अंडरगारमेंट लगा रहे हो, तो बिकॉज द अंडरगारमेंट इज टचिंग द टो नेल एवरी टाइम यू वेयरिंग इट, then also it's leading to fungus in that groin area again and again. तो जब भी हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, कभी कभी टोज छूट जाते हैं, या they feel that नहीं, this is discoloration of the toenail. तो वो भी सही से ट्रीट करना. People should know कि if they have discoloration of the toenail, that could be fungal infection that needs to be treated. So these are few things that they have to be careful of. And do you ask people to trim hair in the private area if they have fungal infection, or in the axillary area, or you think I mean that's a matter of personal choice and personal preference. Yes, it is always more hygienic to trim the hair, because so that sweat accumulation itna na ho, but again it's a matter of personal for choice. Sure, but do you also feel that then if they are trimming, it could lead to cuts that could be leading to more it's not just that, because on that जब trim कर रहे हो, that area is infected, आपका trimmer में ही लग जाएगा. फिर उसको बैठ के sterilize करो. Right? तो I tell them that please note, जहाँ पर भी आप कोई भी चीज़ उसके कांटेक्ट में करोगे,
consider it infected unless Yeah. proven otherwise. Correct. So while you are already having infection, या तो कोई आपके पास डिस्पोजेबल ट्रिमर या कार्ट्रिज है तो चलो बात अलग है, बट मोस्ट पीपल के पास डिस्पोजेबल ट्रिमर नहीं होता. वो वही ट्रिमर काफ़ी 1-2 साल तो निकाल ही देते हैं आराम से. सो इन्फेक्ट हो जाएगा ना अननेसेसरीली. सो ट्राई टू अवॉइड. ट्राई टू अवॉइड. करेक्ट. और एक और चीज़ कि फंगल इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद ना स्किन में थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाती है. इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ डैमेज्ड स्किन बैरियर. तो मॉइस्चराइजर यूज़ करना ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली बॉडी फोल्ड्स में हम इतना मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करते. हम बोलते हैं कि जो बॉडी फोल्ड्स में अगर वाटर अक्यूमुलेशन है वो कम करना है ऑफ कोर्स, लेकिन मॉइस्चराइजर लगाना इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देन अगेन वाटर एंड ऑयल उसके डिफरेंस. सो इफ़ यू अप्लाई अ लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर, डेफिनेटली द हीलिंग इज़ बेटर, रिकरेंस इज लेस एंड द बैरियर इज़ प्रोटेक्टेड, ताकि बार बार फंगल इन्फेक्शन ना हो. Yes. ओके, तो हमें पता है स्मोकिंग कितना ख़राब है बॉडी के लिए. तो जस्ट टू डिस्करेज पीपल मोर, लेट्स डिस्कस स्मोकिंग से स्किन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. स्मोकिंग अफेक्ट्स ईच एंड एवरी ऑर्गन इन योर बॉडी. एंड कभी कभी लोग हार्ट अटैक या कैंसर का जो थियोरेटिकल रिस्क है होता है स्मोकर्स में ज़्यादा होता है, बट लोग सोचते हैं कि अभी तो नहीं हो रहा, तो विच इज़ वाई दे कंटिन्यू स्मोकिंग, बिकॉज वो थोड़े कुछ सालों के बाद ही होता है. तो मे बी शायद डिस्करेज अगर करने के लिए अगर मैं बोलूँ कि नहीं, स्मोक करने से आप उतना अच्छा एज नहीं करोगे, स्किन उतना अच्छा नहीं दिखेगा, शायद आई होप लोग उसी से भले Convince हो जाए. हाँ, भले कैंसर या हार्ट अटैक के रिस्क से नहीं, बट अगर स्किन बहुत गंदी दिखेगी उसी से कन्विंस हो जाए. तो व्हाट डज स्मोकिंग डू? स्मोकिंग विल ब्रेक डाउन ऑल आवर स्किन्स प्रोटीन्स. कौन से कोलेजन, इलास्टिन, फाइब्रिलिन, केराटिन, सारे प्रोटीन को वो एक्सेलरेटेड ब्रेक डाउन करेगा. उसके वजह से क्या होगा, हमारा स्किन ऐसा सैग करने लग जाएगा, अंडर आइज ऐसा हॉलोनेस हो जाएगा. हमारे जो गुड फैट है, जो फेस को जो स्ट्रक्चर देता है, जो शेप देता है, गुड फैट्स हमारा कम होने लग जाएगा. लिप्स के आसपास बहुत पिगमेंटेशन होने लग जाएगा. स्किन का जो हाइड्रेशन लेवल है, स्किन का जो टेक्सचर है, स्किन का जो क्वालिटी है, वो एकदम गिर जाएगा. तो बहुत ही डल सा स्किन दिखेगा. यू विल नॉट एज वेरी वेल, यू विल हैव एक्सेलरेटेड एजिंग. डेफिनेटली लाइंस एंड रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, और मुंह के आसपास थोड़े लाइंस होने की वजह से इट लुक्स वर्स. दे लुक मच ओल्डर देन देयर एज. और यस, डेफिनेटली स्किन की क्वालिटी में चेंज होती है. ड्राइनेस, डलनेस, they say that it's looking tanned, but it's actually just darkening of the skin over time that has happened as a result of smoking. So yes, smoking तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और it definitely has an impact on the skin, makes you age faster and just reduces the quality of your skin. Yes. Do men age better? Yes, men actually age better. So हम लोग का एक नेचुरल सनस्क्रीन जो है वो है हमारा बियर्ड. ठीक है, इसमें इतना मेलेनिन है, राइट? ये एक तो मेरी यहाँ की जो अंडरलाइंग स्किन है उसको पूरा प्रोटेक्ट करके रखता है. नो, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. जो हमारा सर का जो स्किन होता है, अगर कभी सर शेव करके देखें, कितना स्किन बेबी स्किन की तरह दिखता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कलर, आई एम इवन टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द स्किन, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली सन प्रोटेक्टेड स्किन. बट एक जो बॉल्ड इंसान का जो सर का स्किन होता है और फेस का स्किन में कोई फ़र्क नहीं होता, बिकॉज दैट इज़ क्रॉनिकली सन डैमेज स्किन. सो नंबर 1 A, वी हैव आवर नेचुरल सनस्क्रीन right here. So not just the underlying skin, but even otherwise it helps absorb बहुत radiation sun का absorb कर लेता है. number 1. number 2, yes, there is a concept of andropause, but it is not as severe as a menopause. So हमारा जो sudden hormonal dip middle age में या old age में इतना suddenly इतना dip नहीं आता है. So the hormonal changes, the cyclical changes which affect our skin don't really affect our skin that much. And also, by and large, men tend to have more melanin than women in a particular race. Like when you compare racially, you can only compare, say, Asians to Asians or Caucasians to Caucasians. So which is also why that is like a natural sunscreen that we have, that natural sun protection that we have. So we tend to age much better. And I think more research is needed into this, but my theory is that our male hormones, testosterone and all, I think it also sometimes promotes longevity. There is just, this is hypothetical, there is इसमें इतना statistical ऐसा research नहीं, but yes, I definitely feel that I know that men age better than women.
So I think men also have thicker skin Yes. than women. Yeah. So that is also one of the reasons, and they have larger sebaceous glands. Yes. The size of the sebaceous glands, Yes. जो ऑयल फॉर्मिंग ग्लैंड है, जो एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है स्किन को, that is also more. So that is also one of the reasons. They don't age better. Maybe they age slower. Maybe We not age better. We age But yes, and also I think aging in men is better accepted than in women. But yeah, that's a conversation for another podcast. And so I just want to touch upon, since we are talking about aging, puffiness under the eyes. Men especially who are above age of 35, they do come with puffiness under the eyes. They feel that लोग बोल रहे हैं कि बहुत टायर्ड लग रहे हो, सडनली ऐसे लग रहा है कि सोए नहीं हो सही से. तो what is your approach for puffiness under the eyes? So ma'am, again, see whether it is temporary puffiness or permanent puffiness, right? Permanent puffiness could just be an under eye bag, राइट. तो एंड वो ऑफन टाइम्स जेनेटिक होता है. अगर आपके माँ बाबा को था या किसी को घर में हाँ, तो वेरी हाई चांस दैट आपको भी अंडर आई बैग्स होंगे. एंड अनफॉर्चुनेटली अंडर आई बैग्स को वो सर्जरी से जाते हैं. वो यू नो इट्स लाइक दैट. बट हाँ, अगर आपका लैक ऑफ स्लीप है या अगर आपको चश्मा है बट आप पहनते नहीं हो और आपके आइज़ पे बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है, यू हैव अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम, आप लैपटॉप पे बहुत समय काम करते हो, फ़ोन को बहुत, सो ऑल ऑफ देम पुट अ लॉट ऑफ फटीग on the periocular muscles. So all of that can sleep deprivation and dehydration, everything. Just so because of dehydration actually आपकी body पानी retain करने का कोशिश करेगा. आपका diet कैसा है, is it very salt, high salt diet, high processed food diet, so many things that come into that. So पहले देखिए कि भाई तुम सिर्फ सुबह उठ रहे हो तब puffiness है and it clears away during the day, good, that we just need to work on something. But हाँ, अगर परमानेंट है बिकॉज आपको अंडर आई बैग्स हैं, फिर तो उसके लिए उसको करना पड़ेगा. सो फॉर बैग्स आई यूजुअली अप्रोच लाइक आई ग्रेड देम माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर. सो माइल्ड में तो कुछ भी ना करो तो भी चलेगा, जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग सॉल्ट लाइक यू सेड इज इनफ. और इन द मॉर्निंग मे बी जस्ट रब अ कोल्ड स्पून अंडर योर आईज जस्ट टू काइंड ऑफ डीप ऑफ, उसी से वो बेटर हो जाती है. इवन कैफीन बेस्ड अंडर आई सीरम्स कैन हेल्प अ लिटिल बिट फॉर पफिनेस. मॉडरेट अगर है तो कभी कभी इंजेक्टिंग फिलर इन दैट एरिया जो सेपरेट, हाँ, तो वो कैमोफ्लाज कर देता है थोड़ा. वो भी एकदम स्ट्रेटेजिकली प्लेस होना चाहिए सो दैट द एंटायर आई डजंट लुक पफी. सो वो थोड़ा कैमोफ्लाज की वजह से थोड़ा स्मूथ हो जाता है कॉन्टूर्स, सो देन द आई बैग्स डोंट लुक वेरी प्रोमिनेंट. बट येस, लाइक यू सेड, अगर प्रोमिनेंट आई बैग्स है तो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन. अदर थिंग्स डोंट हेल्प. Moderate है तो filler and sometimes even RF skin tightening, just improving the quality of skin in that area can help. So yes, we should focus on improving the quality of the skin. Skin care के perspective से हम वही कर सकते हैं. Back तो completely जाएगी नहीं, वो तो फिर surgery से ही better हो सकती है. Okay. So now, because it's a podcast on men's skincare, we cannot not discuss about conditions that happen in men who go to the gym and also the effects of protein that we take. So let's discuss protein powder and its impact on skin and hair. So protein powder, most common protein that people are consuming is whey protein. ठीक है. Now whey protein is amazing, there's no problem as such, but from a skin perspective, whey protein or dairy for that fact of matter is a known trigger for acne. बिकॉज उसमें हमारा थोड़ा हार्मोन, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हम हार्मोन बोलते हैं, वो रिलीज़ करता है जिससे हमारा एक्ने आना बहुत कॉमन हो जाता है. सो इफ़ यू डिज़ायर पिम्पल फ्री स्किन, और अगर आपको पिम्पल्स का प्रॉब्लम है एंड आप बहुत ज़्यादा वे प्रोटीन भी ले रहे हैं, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वुड एक्चुअली कट डाउन. बट हैविंग सेड दैट, you're a middle aged man, you're past the age of acne, आपको acne इतना हो भी नहीं रहा, you can get away with whey protein. It's not like कि whey protein लिया तो 100% होगा ही होगा. Exactly. But see, it's like everybody, क्या बोलते हैं, हर एक इंसान जो स्ट्रेस लेता है उसको हार्ट अटैक नहीं होता. सिमिलरली एवरीबडी हु टेक्स वे प्रोटीन, एवरीबडी डजंट गेट एक्ने, बट यस इट इज अ नॉन ट्रिगर. तो अगर मुझे जब ऑब्वियस ट्रिगर्स हटाने हैं तो मैं सबसे पहले वे प्रोटीन हटाऊंगा. तो व्हेनेवर आई टॉक अगेंस्ट वे प्रोटीन, मुझे बहुत हेट मिलता है ये बोल के कि नहीं फिर क्या प्रोटीन क्या खानी चाहिए, मैं तो इतने टाइम से वे प्रोटीन ले रहा हूँ, मुझे तो कोई एक्ने नहीं हुआ. उसकी वजह से एक्ने नहीं हो रहा है. सो causation and aggravation is also two different things. It might not be the cause for it, but it's definitely aggravating. It's a trigger. So it's a definite trigger. तो अगर acne है, especially back में acne है, truncal acne है, तो definitely whey protein आप avoid करो तो better है. And there are other proteins. There is
pea protein, there is plant protein, vegan protein. Vegan लोग तो वैसे भी वे प्रोटीन तो लेंगे नहीं, so there are plant protein, vegan protein, all of that. Plus एज अ वेजिटेरियन ऑल्सो देर, सपोज कोई वेजिटेरियन है, फिर वो बोलेंगे कि डॉग देखो फिर हमारा बचा क्या, हम लोग कहाँ से लाएंगे. बट देर आर सो मेनी रिच वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन ऑल्सो. दाल, चना, छोला, राजमा, सोयाबीन, पनीर, टोफू, ड्राई फ्रूट्स, दही, मतलब इतना कुछ है. सो आप इन अ नाइस गुड वेल बैलेंस्ड वेजिटेरियन डाइट हम लोग प्रोटीन फिर भी ला सकते हैं. हाँ, इफ़ यू हैव एक्ने डेफिनेटली प्लीज़ अवॉइड वे प्रोटीन. vegan protein versus whey protein, which one do you prefer? Is there when it comes to, देखो जब भी hair fall होता है तो it is because of the protein could be deficient, so we always ask patients to take a higher protein diet. If they feel that they need to include a supplement in their diet, which I don't recommend any kind of protein powders until they really require it, and I feel that there is a protein deficiency, or I feel that the diet is such that there is no way to include any kind of the sources of protein. Otherwise, I feel packaged powder से तो better है आप अपना natural sources ही ले लो. But yeah, there are certain conditions where they feel that they want to attain a certain kind of muscle mass, maybe work out and build a little bit of muscle. For that, then you're not able to reach that amount of protein. Then I think a vegan source of protein would be better. But now again, there is a lot of talk about vegan sources of protein being contaminated, sometimes more contaminated than whey protein. Yeah. So of course you have to choose the correct brand, look into the details and make a choice. But when it comes to acne, especially truncal acne, definitely avoiding whey protein does help in controlling the acne faster. Okay, there's a common misconception about masturbation and acne. Where has it come from? So, people start masturbating during puberty, right? And that is also the time jab acne hona hai. Okay? If masturbation caused acne, or by masturbation, you could correlate that with if any form of sexual activity caused acne, then humans का कभी acne बंद ही नहीं होता, right? Exactly. कभी बंद ही नहीं होता. ओल्ड एज में, मिडिल एज में भी वो तो चलता ही रहता. बट नो, इट्स जस्ट दैट people start usually at that age, and उसी टाइम आपका pubertal changes, hormonal changes, acne भी उसी एज में आना है ही है. So even if you have a person who is celibate, who is not indulging in any form of sexual activity or even masturbation, उनको भी puberty में acne बेशक आएगा, right? So it's just a myth. It's a myth because उस time it's that age, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो and oftentimes I feel this is a theory of mine, there's no proof of it or anything, but sometimes, a lot of times when people are masturbating, they are sometimes doing it as a form of stress release, I feel. And that time, stress is also a known trigger for acne. So, of course, masturbation does not cause acne. There is no doubt about it at all, because any form of sexual activity does not cause acne. But वो myth उधर से ही आया. I'm just trying to understand कि भाई क्यों आया है, जैसे लोग क्यों सोच रहे हैं. Yeah, it is because of that, like you said, that age. मेरा theory है ये. हाँ. They have correlated that with that age. Yeah. So how can we make skincare more masculine? What I have noticed is that few brands are kind of packaging their products in black packaging and making their website dark blue or black in color to kind of step away from light pink or those colors which are associated with being female. So that could be one of their attempts to kind of make skincare more masculine. So what do you think we can do to encourage more men to follow skincare? I mean, ये सब जो आप बताए, these are marketing tactics. I'm wearing a pink shirt. ऐसा कोई कलर कोई जेंडर के साथ नहीं होना चाहिए. It's not like pink is a feminine color and blue is a masculine color. But unfortunately, while growing up, ऐसा हम लोग ने conditioning कर दिया है. I love pink. Most of my shirts are pink. But anyway, maybe how we can make men more acceptable towards skincare is by making people realize that skin is just another organ. फीमेल लिवर और मेल लिवर का कोई अलग केयर नहीं होता, या फीमेल हार्ट या मेल हार्ट का कोई अलग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं होता. सिमिलरली, आप द वे
आप अपने लिवर, किडनी, स्टमक, पैनक्रियाज, जिस नज़रिए से आप उन ऑर्गन्स को देखते हो उसमें आप कभी कोई जेंडर अटैच नहीं करते, कोई भेदभाव अटैच नहीं करते। सिमिलरली आप आपके स्किन में भी कभी ऐसा भेदभाव अटैच मत करो। योर स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। इसको अगर आप एक ऑर्गन की तरह ट्रीट करोगे रादर देन एज अ ब्यूटी, और वैनिटी वैनिटी और फेमिनिन थिंग, नहीं, ये स्किन मेरा ही उतना है जितना आपका है। मेरा स्किन मेरा उतना ही प्रोटेक्शन करता है जितना आपका करता है। तो जितना केयर आप आपकी स्किन का करना चाहिए, मुझे भी मेरी स्किन का उतना ही केयर करना चाहिए। सो द व्हेन यू ब्रिंग द साइंस इनटू इट, यू ब्रिंग द बायोलॉजी इनटू इट, आई थिंक दैट इज़ वन वे ऑफ ब्रेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ जेंडर टैबूज और एनीथिंग लाइक दैट। So critics also have to say that are we trying to tap into male insecurity with male skincare कि females की insecurities को tap करके अब ख़त्म हो गई, अब नया हम male की insecurities को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं with skincare in men? मैम, insecurities have always existed. हम लोग नया कोई इनसिक्योरिटी कोई क्रिएट कर नहीं सकता। नोबडी कैन मेक वो आप इज दैट मैन हम लोग बहुत बार चीज़ें इंटरनलाइज कर देते हैं। वी डोंट हैव एनीवन टू स्पीक टू और वॉइस अबाउट इट। हम बहुत चीज़ें इंटरनलाइज कर देते हैं। तो अगर मुझे कोई समस्या का साथ क्या बोलते हैं समाधान अगर अगर है वर्ल्ड में है, वाई नॉट हैव दैट एक्सेसिबल टू मी। अब मुझे मान के चलिए आई प्रॉब्ली इफ आई लिव्ड इन अ टाइम जहाँ पे एक्ने स्कार्स का कुछ इलाज नहीं होता था, राइट, तो मुझे उस चीज़ से बुरा लगता था, तो फिर तो मेरा ये एक इनसिक्योरिटी रहेगा, राइट। हाँ, बहुत जन है जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर किसी को पड़ता है फिर वो क्या करेगा। बट अगर आज की तारीख में मेरे पास किसी चीज़ का इलाज है तो वाई नॉट हैव एवरीबडी रीप दैट बेनिफिट। एग्जैक्टली। सो वही मैं भी चाहती हूँ कि लोगों को समझे कि एकदम इलेबोरेट एकदम एक्सपेंसिव रूटीन बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल आप भी फॉलो करोगे तो बाकी जो बाद में होने वाले प्रॉब्लम से तो आप बचा ही रहे हो। मेल्स में जो मेलाज्मा होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, एक्ने के बाद जो डार्क स्पॉट्स छूटते हैं जो लंबे समय के लिए रहते हैं, अगर आप रेगुलर सनस्क्रीन यूज़ करोगे या बेसिक एक रूटीन मेंटेन करोगे तो उसको तो आप थोड़ा सा डिले कर ही रहे हो। सो दैट इज़ वन वे टू लुक एट इट। ऑल्सो आई फील अ लॉट ऑफ मेन अवॉइड्स डूइंग स्किन केयर बिकॉज दे फील इट्स एक्सपेंसिव। डू यू थिंक सो? यस डेफिनेटली, बिकॉज इट्स लाइक अभी तक तो नहीं किया तो फिर सडनली मैं क्यों करूँ, वो भी एक एडेड खर्चे के साथ। So yes, the cost factor is definitely and it could definitely be a thing, because something which you've, let's say, not done for 40 years of your life, 20 years of your life, what's the requirement now? What's the requirement now? And that also then why must I spend, like मैंने बचपन से टूथपेस्ट यूज़ किया, ठीक है, वो जो भी खर्चा होगा वो तो you ration it like that कि ये तो है, ये तो फिक्स्ड खर्चे हैं ही हैं। ठीक है, हम एक रेजर में इन्वेस्ट करते हैं या स्ट्रिमर में इन्वेस्ट करते हैं, वट एवर, ठीक है, अगर 5-6 दिन में, एक हफ्ते में कार्ट्रिज बदल रहे हैं, वट एवर, लाइक दीज आर खर्चाज जो आप अकाउंट करके रखते हो बचपन से। सो येस डेफिनेटली इट कुड बी एंड ऑल्सो नाउ आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि आजकल बिकॉज इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गई है, इतने ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में, दैट कंज्यूमर्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट कि इतने कॉम्पिटिशन हो गए जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में भी आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने लगे। पहले आई वुड से 10-15 years बैक इतने अच्छे एक्टिव्स, इतने अच्छे सीरम, सनस्क्रीन शायद ये मार्जिन पे पहले नहीं आते। यू वुड हैव टू शेल आउट अ लॉट ऑफ मनी टू गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। लेकिन आजकल कम खर्चे में भी, बजट फ्रेंडली वे में भी हमें बहुत अच्छा इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन बना सकते हैं। बहुत हो रहा है, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो कॉस्ट बहुत कम हो रहा है, विच इज़ इफेक्टिव। सो आज तो हाँ, हम बहुत कम प्राइस में भी अच्छा वाला स्किन केयर रूटीन बना सकते हैं। सो इट डज नॉट हैव टू बी वेरी एक्सपेंसिव। ओके, सो आई जस्ट वांट सम क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू कि व्हाट आर द 3 things दैट यू वांट एवरी मैन टू नो अबाउट स्किन केयर? कि स्किन केयर का कोई जेंडर नहीं होता, राइट। आप स्किन केयर करने से लेस मर्द नहीं बन जाओगे, राइट। जितना आप आपका हार्ट का केयर करते हो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का केयर करते हो, उतना ही केयर आपका स्किन का भी करो। जितना आप आपकी मसल का केयर करते हो जिम जाके, उतना ही केयर आपकी स्किन का भी करो, ठीक है। नंबर 2, व्हाट आई वुड से इज़ स्टार्ट अर्ली। हम लोग वी हैव अ टेंडेंसी टू देखा जाएगा, देखेंगे। जब तक कोई प्रॉब्लम एक्चुअली सर के ऊपर तक नहीं चली जाती, हम लोग वी टेंड टू इग्नोर इट। सो स्टार्ट अर्ली, कोई चीज़ को एक प्रॉब्लम मत बनने दो। एजिंग तो डे 1 से ही होती है,
So start early with skincare, which is both internal as well as external skincare. एंड जो एक मिथ जो है कि स्किन केयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्किन केयर में 10 प्रकार की चीज़ें करने पड़ते हैं, या स्किन केयर बहुत महंगा होता है, ऐसा नहीं है. हर एक प्राइस रेंज में एकदम कम से कम में भी हम बहुत सिंपल चीज़ें भी कर सकते हैं. एंड लेस इज़ मोर. जितना कम नंबर ऑफ चीज़ें आप अपने एनी ऑर्गन में को सब्जेक्ट करोगे, उतना बेटर आपके लिए है. अगर आप दिन में 10 टैबलेट्स लेने से डरते हो, उतना ही डर आपको 10 प्रोडक्ट स्किन में लगाने से भी होना चाहिए. उसको क्रीम हो, सीरम हो, जो भी हो, उसको वही दर्जा दीजिए जो आप एक सप्लीमेंट या टैबलेट को देते हो. सो दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से. स्किन केयर इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड द सेम वे कार्डियक केयर इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, द सेम वे डेंटल केयर इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड. इट माइट सीम कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बट बहुत सिंपल है. एंड कुछ भी होगा, we are always there. Yeah. So just start with the basics. Stick to the basics. बस उतना ही ज़रूरत है for good skin. Yeah. Thank you so much, Dr. Agni, for Thank you coming so on this much podcast. for having me, ma'am. Thank you so much. It's been a pleasure. It was amazing. Thank you. Thank you. मैं आशा करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला. मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है. अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे मेन स्किन केयर के ऊपर दूसरा पॉडकास्ट करूँ और कुछ टॉपिक्स चाहते हो कि मैं कवर करूँ, तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD में फॉलो कर सकते हो. वहाँ रोज़ मैं ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ. ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया.